जिस क्लास का आपको इंतजार था वो क्लास आ गई है, जिसमें 1 से लेकर के 10 चैप्टर के सारे आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलने वाले हैं। 56 में से 56 मार्क्स लाने हैं, उसके लिए बेटा ऑब्जेक्टिव्स तो करना ही पड़ेंगे। ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आरबीएससी के पैटर्न पर आधारित हैं और बार बार इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो दोस्तों, मैं पूरबगिरी गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अरिविहान पर, जो देता है भैया बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन। और मैंने अभी आपके जितने भी गैप डेज थे उसमें मैंने आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी है। एक ही चीज कम रह रही थी, बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे, कुछ बच्चों के फोन भी आए कि सर आपने मैराथन करा दिया, आपने महा रिवीजन करा दिया, आपने आईएमपी रिएक्शंस में तो मतलब सब कुछ खत्म ही कर दिया, एकदम से मजा ही आ गया, और आपने आईएमपी न्यूमेरिकल्स भी करा दिए। अब किस चीज की कमी है? तो अब सिर्फ इस चीज की कमी है कि सर आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स और करा दीजिए, जिससे जो है हमारी प्रिपरेशन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो बेटा अरिविहान पहले दिन से आपके साथ खड़ा था और आज भी जब बिल्कुल आखिरी दिन है, आज 3 मार्च का दिन है, तो आज भी आपके साथ खड़ा रहेगा और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा बोर्ड की। और इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन में अपने कहता हूं कि अरिविहान जो कराता है आपके बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन, ठीक है। तो उसी कंप्लीट प्रिपरेशन में हम आज क्या देखने वाले हैं? आज देखने वाले हैं बेटा सारे के सारे आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स। क्या देखने वाले भैया? सारे के सारे आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। अब अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, अभी सुबह सुबह तो मेरा गला लगा हुआ था कि भी मैं बोल भी नहीं पा रहा था, पर मैंने मेहनत करके थोड़ा बहुत गर्म पानी गरारे वरारे करके नमक का पानी पी के गले को एकदम क्या कर लिया है, टिंच कर लिया है, और आ गया हूं मैं आपको देने के लिए बेटा आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी बेटा संभावना रहेगी कहाँ? जिनकी संभावना रहेगी कल आपके एग्जाम में आने की, ठीक है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है, देखो ऑब्जेक्टिव्स हम 2 तरीके से कवर कर सकते हैं। पहला जो हमारी महा रिवीजन वाली क्लास थी, ठीक है, जो कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास थी बेटा, उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट रिवीजन में हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो जो कंप्लीट रिवीजन, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, संपूर्ण रिवीजन बेटा, जो संपूर्ण रिवीजन वाली क्लास है उस क्लास में हमने बहुत सारे, ठीक है ना, जो संपूर्ण रिवीजन वाली क्लास है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो सारे के सारे लगभग बेटा बहुत सारे, मैं बोलूं 50% तक और 60% तक, है ना, ऑब्जेक्टिव कहीं कहाँ कवर हो जाने वाले हैं, कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास में कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है। थोड़े बहुत जो बचे थे और किस तरीके के ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसको बताने के लिए फिर ये वाली क्लास, ठीक है ना। तो अगर आपको बेटा फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, फिर एक बार मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको 56 आउट ऑफ 56 लाने हैं, तो बेटा ये जो जितनी भी हमारी क्लासेस पड़ी हुई हैं आरबीएससी बोर्ड अरिविहान पे, है ना, अगर अभी भी आपके पास समय है तो उन क्लासेस को देख लें, चाहे वो आईएमपी रिएक्शंस वाली क्लास हो, चाहे वो आईएमपी न्यूमेरिकल्स वाली क्लास हो, चाहे वो कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास हो, सारी की सारी क्लासेस को बढ़िया तरीके से देख के जाएं बेटा कल एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं बेटा हम, है ना, वक्त हमारे पास कम है तो बहुत जल्दी फास्ट करके देख लेंगे। इसका पीडीएफ आपको बहुत जल्दी ही यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार किया करें बेटा, 10 मिनट 20 मिनट का इंतजार तो कम से कम किया करें, ठीक है, हाँ जी, है ना। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी फटाक से और आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले जो है विलियन हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव फटाफट देख लेते हैं। चलिए भाई थोड़ा सा जल्दी करेंगे। चलो
सबसे पहले निम्न में से सांद्रता की कौन सी इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो ये मैंने बताया था आपको, क्या भाई, कि इनमें से कौन जो है किस पे डिपेंडेंस नहीं है, डिपेंड नहीं होती है सर, टेम्परेचर पे। तो मैंने बताया था कि सर जिसके पास वॉल्यूम वो किस पे डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे। मतलब जिसके पास वॉल्यूम होगा वो किस पे डिपेंड होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, और जिसके पास वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो वो कौन है बेटा, वो कौन है बेटा, मोललता। कौन है? मोललता है, जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आता। तो क्या आता है सर इसमें आता है, क्या आता है सर, विलायक का भार, सॉल्वेंट का वेट आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता। बेटा इस क्वेश्चन को याद कर लेना है कि भैया शुद्ध जल की जो मोलरता है वो 55.5 होती है। ठीक है, निकाल के भी बता सकते हैं हम लोग, क्या 1000 है ना। देखो मोलरता अगर आपको निकालनी है, मोलैलिटी अगर आपको निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। मैंने 1 लीटर पानी ले लिया बेटा, नीचे वॉल्यूम कितना हो गया 1, और इसके पानी के मोल्स निकाल लो, तो पानी के मोल्स मतलब उसका भार, पानी का भार कितना होगा 1000 ग्राम होगा, और पानी का वेट मॉलिक्यूलर वेट अनुभार कितना होता है 18 होता है। तो इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 55.56 आएगा। ठीक है सर, ये 1000 कैसे आया? तो देखो बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी होती है ना 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, 1 ग्राम पर ml, सॉरी मोल बोल दिया। ठीक है, मास इसका हमको क्या करना है, अगर मास उसको क्या करना है, हमको निकालना है। और वॉल्यूम कितना दिया है सर? वॉल्यूम दिया है 1000 ml। मैंने बोला ना 1 लीटर लिया है, 1 लीटर लिया तो कितना 1000 ml। तो इसकी जो मोलैलिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी बेटा यहाँ से देखो 1000, है ना, और ग्राम पर मोल। ठीक है, देखो यहाँ से देखो यूनिट कट जाएंगे बेटा, ग्राम पर ml, और इनटू में क्या हो जाएगा ml, तो ml से ml कट जाता है, इसलिए 1000 ग्राम आता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 4 ग्राम NaOH 500 ml पानी में घुला हुआ है, तो क्या निकालना है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब विलयन की सांद्रता। सीधा ना पूछ के क्या पूछ लिया बेटा, उल्टा पूछ लिया। क्या पूछ लिया? उल्टा पूछ लिया। देखो ऑप्शन भी क्या शानदार दिए भाई। विलयन की सांद्रता निकालना है, तो सबसे पहले सांद्रता मतलब हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी। क्या निकालनी है बेटा? मोलैरिटी निकालनी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका वॉल्यूम। मोल्स निकाल लो, मोल्स क्या निकालोगे सर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है ml में ले लो, और यहाँ ऊपर कितने से 1000 से इंटू कर दो। बोलो कितना, 4/40। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, वॉल्यूम कितना है सर 500, ऊपर कितना है सर 1000 है। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा सर, 2 बार, ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 0.2। ठीक है, 0.2 मोलर, है ना। बहुत सारे होशियार बच्चे, तो 0.2 आगे आंसर लगा के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आंसर लगा के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आंसर लगा के आ जाएंगे। लेकिन उसमें तो और भी तो चीजें हैं भैया, है ना। अगर NaOH का n फैक्टर आप देखोगे, NaOH का n फैक्टर कितना होगा भैया, NaOH का n फैक्टर कितना होगा, देखो इसमें Na प्लस है और OH माइनस है, मैंने बताया था, है ना। यहाँ आपको पता होगा कि भैया जितने OH माइनस होते हैं वही उसका n फैक्टर होता है। तो बोलो n फैक्टर कितना होगा इसका, सर 1 होगा। ठीक है सर, n फैक्टर निकाल क्यों रहे हो, क्योंकि मेरे को नॉर्मेलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? यहाँ देखो मेरे को नॉर्मेलिटी निकालनी है, और नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू क्या होता है, n फैक्टर होता है। मोलैरिटी 0.2 है और n फैक्टर कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया 0.2 नॉर्मल। ठीक है, अब देखो अगर 2 ऑप्शन सही हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर 2 ऑप्शन सही है तो उपयुक्त तो सही होंगे ना, सारे के सारे क्या होंगे, सही होंगे। तो वो ऊपर वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है तुमको। ठीक है, हाँ जी, वाष्प दाब किसका न्यूनतम होगा। ठीक है भैया, किसका वाष्प दाब जो है वो न्यूनतम होगा। ठीक है, तो 0.1 मोलर BaCl2 का। अरे अब तो इसको तो थोड़ा सा आपको वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, n फैक्टर से निकाल सकते हो उसको। ठीक है भाई, n फैक्टर से निकाल सकते हैं कि जिसका n फैक्टर ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा भैया, इसका n फैक्टर देखो, इनका n फैक्टर कितना है 2 है ना, तो वो 2 है, 2 n फैक्टर या I क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है I,
तो देखो Va+2 टूटेगा, Cl-2 Cl है, तो टोटल कितना हो जाएगा उसका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो है जो वाष्प दाब है वो सबसे ज्यादा है। सिंपल सी बात है। चलो, जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वन हाफ कारक का अधिकतम मान किस यौगिक में होगा। ठीक है, आई की वैल्यू पूछ रहा है कि भैया आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा देखो इसमें जो है KCl क्या के इसमें टूटेगा K+ और Cl- में, तो कितना होगा यहाँ पे 2। n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2, n की वैल्यू यहाँ पे 2, n की वैल्यू यहाँ पे 2। देखो इसमें ज्यादा दिख रही है, तो यही होगा बेटा, क्या होगा K2SO4, 2K+ और एक SO4-2। ठीक है, चलिए बेंजीन और टोलुइन, बेटा बेंजीन और टोलुइन तो आदर्श विलयन का उदाहरण है। किसका विलयन का उदाहरण है? आदर्श विलयन मतलब आइडियल सॉल्यूशन का बहुत शानदार सा एग्जांपल है। ठीक है, अब फिर पूछ रहे हैं बेटा निम्नलिखित विलयनों में पराशरण दाब। पराशरण दाब क्या होता है बेटा? पराशरण दाब होता है सर पाई इज इक्वल टू CRT। क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT। क्या C सबका सेम है? कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी सबकी क्या है? सेम है। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है R और T तो बेटा कांस्टेंट होते ही हैं, तो किस पे डिपेंडेंसी है इसकी? फिर वापस से उस पे बेटा किस पे? सर यहाँ पे आई लगा दो आप, उस पे डिपेंडेंसी है। ठीक है, अगर इसको तोड़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो कितने पार्ट में टूटेगा? सर 2 पार्ट में। ये कितने पार्ट में टूटेगा? सर 3 पार्ट में। ये कितने पार्ट में टूटेगा? सर एक ही रहेगा। ठीक है, और ये कितने पार्ट में टूटेगा? 4। ठीक है, तो ये वाला लगा दो। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। खत्म। समुद्र के लवणीय जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि। ठीक है, लवणीय जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि आरओ सिस्टम, आरओ। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है। रिवर्स ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है कि भैया रिवर्स ऑस्मोसिस से हम समुद्री जल को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना मतलब केवी की गणना कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो केवी की गणना का सूत्र हमको निकालना है, तो हमको पता है, क्या पता है सर? कि भैया डेल्टा टीवी जो है वो क्या होता है? केवी इंटू एम होता है। और एम को मैं क्या लिख सकता हूं? सर एम को मैं लिख सकता हूं WV अपॉन में MB, और यहाँ पे WA और यहाँ पे 1000। ठीक है, लिख सकता हूं। अब मुझे क्या निकालना है? केवी निकालना है, तो बोलो डेल्टा टीवी इंटू में क्या हो जाएगा? MB इंटू में क्या हो जाएगा? WA अपॉन में क्या हो जाएगा? बोलो WA अपॉन में क्या हो जाएगा? WV और क्या हो जाएगा? 1000। तो ये हो जाएगा केवी की वैल्यू। खत्म। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो, सारी चीजें लिखी हुई है। क्या है ना? क्या लिखा हुआ है ना कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, M इंटू टीवी इंटू W अपॉन W। ठीक है, हाँ जी, उनने सब क्या किस फॉर्म में दे रखे हैं? देखो हमने जो MB और MA की फॉर्म में दे रखे हैं, इनने बड़ा W छोटा W इस फॉर्म में दे रखे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? देखो ऊपर डेल्टा टीवी। ठीक है, MB तो ये MB और WA तो ये WA। मास बोल रहा है ना, मास। स्मॉल m किसका मास? स्मॉल m किसका मास बोल रहा है? इसका मास बोल रहा है, मतलब सॉल्वेंट का। ठीक है, हाँ जी, वो बड़ा W छोटा W, बड़ा M छोटा M, ये सब है। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ जी, वो बस अलग अलग साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से लोग जोड़ लेते हैं, बना लेते हैं। चलो, निम्नलिखित में से किसका पराशरण दाब सबसे कम होता है? फिर वही बात बेटा कि पराशरण दाब सबसे कम, देखो पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। ठीक है, स्वर्ण विलयन मतलब समझ रहे हो? सोने का विलयन बना रहा है भैया, बहुत एक्सपेंसिव चीज बना दी इनने, तो सोने का विलयन बना दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बेटा, है ना? और किसका? एल्यूमिनियम फॉस्फेट मतलब क्या? जो अभी हम लोग करे थे। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट मतलब क्या भैया? Al2 और PO3, है ना? Al का एल्यूमिनियम और फॉस्फेट मतलब PO4 ना, तो -2 Al2PO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Al2PO4 हो जाएगा। ठीक है, PO4 कितने हो जाएंगे? देखो Al2 + 6 PL4 - 2 3, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो देखो सबसे अधिक पूछ रहा है कि कम पूछ रहा है? सबसे अधिक पूछता तो इसका होता, सबसे कम पूछ रहा है तो इसका है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो रहा उसमें, स्वर्ण का सॉल्यूशन है बस, खत्म। ठीक है, हाँ जी, ये देखो तनु Al2SO4 का होल थ्राइस विलयन का 1/2 गुणांक कितना दिख रहा है बेटा? 3, ये 2, ये कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। खत्म। ठीक है, हाँ जी, जलीय विलयन में
विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वॉन हाफ कारक का अधिकतम मान किसमें, तो ये अभी कर चुके हैं बेटा, किसमें होगा, K2SO4 में। ठीक है, हाँ जी, किसमें हो रहा है, K2SO4 में हो रहा है। निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा। ठीक है भैया, क्वथनांक उच्चतम होगा मतलब फिर से वही आई पे डिपेंडेंसी। देखो आई वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा है मेरा, क्वथनांक में जो है ना आई वाले क्वेश्चन ज्यादा है, तो किस पे होगा भाई। एक तो पहली बात तो ये देखो, ये तो एक एक मोलर है तो इनको हटा दो, ये दो दो मोलर है इनको दो ले लो। अब दो दो मोलर में भी जिसका भैया डिसोसिएशन कौन, मतलब ये K प्लस और Cl माइनस कितने पार्ट में, दो, और ये किसमें K2SO4 कितना, 3 है ना, तो इसका n कितना है, 3, तो यही होगा बेटा। चलिए, है ना, अब आ जाते हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, पहला मोललता कहते हैं, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन बेटा। सोडा वाटर अन्य ठंडे पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर ठंडा किया जाता है। मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे, है ना, हेनरीज लॉ कहता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड में गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी का ये उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, 0.62 ग्राम Na2CO3H2O को 100 ml 0.1 नॉर्मल, है ना, H2SO4 में मिलाया गया तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके लिए है। ठीक है, विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। क्यों, देखो भाई ये अम्ल मिला रहे हैं ना उसमें, ऐसा समझ लो कि अम्ल मिला रहे हैं ना तो अम्लीय प्रकृति का होगा। क्यों, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड आप मिला रहे हो, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हो सॉल्ट में, तो कुछ भी कर ले वो इतना उसको न्यूट्रल नहीं कर पाएगा कि उसके नेचर को कम कर दे। दो द्रवों के स्थिर क्वथनांक मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है जब यह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, है ना, ये बताया था जब मैंने आपको पढ़ा रहा था धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, तब बताया था बेटा ये वाली बात। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का अल्प पराशरी विलयनों में, है ना, उसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। क्या कहते हैं बेटा, जीव द्रव्य कुंचन। विलय के क्वथनांक बिंदु में वृद्धि विलयन के मूललता के समानुपाती होती है। ये वाली बात बोल रहे हैं कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के। अब डेल्टा टीवी की जगह डेल्टा टीएफ आ जाए तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी के होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमांक में होने वाला अवनमन जब अवाष्पशील विलय का एक मोल विलायक के 1000 ग्राम में घुला हो तो क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। किसकी डेफिनेशन है, मोलल अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन है वह ताप जिस पर विलायक का वाष्प दाब और बाहरी दाब एक समान होते हैं उसको उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसमें तो बहुत सारी चीजें अपन देखो, कंप्लीट रिवीजन आपने देख लिया ना बेटा, तो ये सारी चीजें मैंने वहां कवर कर दी हैं। ठीक है, चल, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा जो विलयन के 100 ml के उपस्थित हो, WV परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, विलय के पदार्थ की मात्रा जो विलयन के कितने 100 ml में उपस्थित हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो क्या आएगा 100 ml, सिंपल सी बात। इस तरह क्वथनांक की मिश्रण बिना अपने संगठन परिवर्तन के उबलता है, इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है भाई, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बॉइल्स विदाउट चेंज इस कॉम्पोजिशन। ठीक है भाई, चल जोड़ी मिला फटाफट, जोड़ी बेटा वहां नहीं मिलाना है यहाँ मिलाना है। ठीक है, वहां नहीं मिलाना है, जोड़ियां यहाँ मिलाना है। चल भाई, मोलरता की बात कर ले। मोलरता किस पे आएगी भाई, मोलों की संख्या पे। मोलरता किस पे आएगी, मोलों की संख्या पे। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन कहाँ दिख रहा है तुमको, टीएफ दिख रहा है, टीएफ हिमांक में अवनमन, तो ये इसको 2 नंबर दे दो। ठीक है, हाँ जी, और प्रदूषण दिख रहा है, प्रदूषण को क्या ले लो भैया, प्रदूषण को दे दो पीपीएम। एस्प्रिन का फॉर्मूला ये होता है ना, उसका मोलरता का हमने बोला था कि ये हो जाएगा। और वॉन हाफ गुणांक में इसमें दिख रहा है वॉन हाफ गुणांक, तो इसको दे दो बेटा। ये बन गई हमारी क्या, जोड़ियां। ठीक है, और बनाओगे, और बना लो। ठीक है, हाँ जी, पहला इसमें देख लो भाई, अभी करा Al2SO4 का होल थ्राइस, बोलो नंबर 1 ये हो जाएगा। ऋणात्मक विचलन कौन दर्शाता है, रुक जाओ अभी, हेनरी का नियम, ये है हेनरी का नियम। ठीक है, मैंने पढ़ा है कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास में, जाके देख के आ जाओ, है ना। ऋणात्मक विचलन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हो जाएंगे बेटा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है,
गैस का द्रव में विलयन क्या हो जाएगा, स्मोक, स्मोक धुआं, धुआं स्मोक हो जाएगा, मतलब चौथा नंबर, ठीक है। और ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस का द्रव में विलयन, ये उल्टा हो गया, गैस का द्रव में विलयन सोडा वाटर हो जाएगा बेटा चौथा, और ये हो जाएगा पांचवा, ठीक है। हाँ जी, क्या हो जाएगा, पांचवा। चले, ये हमारा पहला जो चैप्टर था वो हो गया बेटा समाप्त यहाँ पे, ठीक है। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर आते हैं, जिसका नाम है बेटा क्या, जिसका नाम है हमारा और सबका प्यारा वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। शुष्क लेंस सेल में कैथोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। हाँ जी, क्षारीय धातु में देखो ए बी सी डी के आयनन विभव दे रखे हैं भैया, है ना, क्या दे रखे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखी है, ठीक है। माइनस का 3.05, माइनस का 1.6, माइनस का 0.4 और माइनस का 0.8। कौन सी धातु सबसे अधिक अपचायक होगी, ठीक है। हाँ जी, ये पोटेंशियल जो दे रखा है बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। हाँ जी, रिडक्शन पोटेंशियल इसको लिख लेना कि स्टैंडर्ड क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब सबसे अच्छा अपचायक कौन होगा, अपचायक मतलब क्या होता है भैया, मोस्ट रिड्यूसिंग, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहे हैं बेटा, क्या पूछ रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। अब भैया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इसमें से, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, खत्म। जिसका पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में सबसे ज्यादा है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो अभी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा दिख रहा है वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ जी, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, चालकता की इकाई बतानी बेटा, चालकता क्या होती है बोलो, चालकता क्या होती है, चालकता मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कप्पा की यूनिट पूछ रहे हैं बेटा, क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लिखते हैं पर कभी कभी कंडक्टिविटी भी लिख देते हैं। तो देखो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, जी इंटू जी स्टार होता है, क्या होता है, जी इंटू जी स्टार, जी होता है 1/r और जी स्टार होता है L/A। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स, देखो ओम नीचे चला जाएगा, नीचे से ओम ऊपर आएगा, नहीं रुक जा, नीचे से ओम 1/ओम है ना, 1/ओम, और ऊपर कर लो मीटर, नीचे कर लो एरिया को मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसल आउट हो गया, मीटर ऊपर चला गया और ओम इनवर्स भी हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो गया, क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारे पास ओम इनवर्स और क्या हो गया, मीटर इनवर्स, क्या हो गया, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। और इसको क्या लिख सकते हैं सर, साइमन लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, साइमन लिख सकते हो और मीटर इनवर्स लिख सकते हो। मीटर को क्या भी लिख सकते हैं सर, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, क्या ओम इंटू, देखो मैंने 4 यूनिट बता दी, ओम इंटू क्या लिख सकते हो, मीटर, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, ओम इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, एक चीज है ना, ओम इनवर्स है ना, साइमन लिख सकते हैं और सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं ना। 2 पूछे थे, 4 बता दी, कौन सा दो, ये दोनों दिए हुए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब आ वा दोनों होंगे, ठीक है। चलो, 1 मोल MnO4 माइनस से Mn+2 के परिवर्तन में आवश्यक फेराडे, तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन उतने फेराडे। तो देखो MnO4 जो है बेटा, MnO4 माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर Mn-4 में अगर आपने क्लास देखी हो कल की, फिर मैं बोलूंगा, है ना, मैंने बताया था कि MnO4 माइनस जो है वो कितना होता है बेटा, +7 होता है, +2 में गया, कितने इलेक्ट्रॉन गए बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो कितना चार्ज लगेगा, 5 फेराडे। तो खूबसूरत सा आंसर 5 फेराडे, है ना। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ, दुर्बल विद्युत अपघट्ट बेटा, कंडक्टिविटी की बात हो रही कि जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है तो वो तो प्रबल विद्युत अपघट्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, है ना। कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। अगर आ जाए तो लिख के आ जाना। चलो भाई, गैल्वेनीकरण में लोहे की सतह पर किसकी परत चढ़ाई जाती है बेटा, जस्ते की, जिंक की, ठीक है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, कौन सी धातु नहीं करती है, कॉपर नहीं करती है, ठीक है बेटा। चल, कौन नहीं कर पाता है, कॉपर नहीं कर पाता है। ईंधन सेल, ईंधन सेल में, है ना। अब ईंधन सेल के बारे में पूछा बेटा, बहुत इंपोर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन भी आएगा इसका, ईंधन सेल का क्वेश्चन भी आएगा और ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ईंधन सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ईंधन की दहन ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या ईंधन की दहन ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत बहुत क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ज्यादा क्लोज। ठीक है, हाँ जी, देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा क्लोज। साम्यावस्था पर सेल का जो ईएमएफ है वो क्या हो जाता है बेटा, जीरो। हमने पढ़ा था कि ई सेल जो है वो क्या हो जाता है बेटा, जीरो। नस्ट इक्वेशन में पढ़ा था हमने। ठीक है, नस्ट इक्वेशन में पढ़ा कि ई सेल कितना हो जाता है, जीरो। प्रबलतम अपचायक है, याद रखेंगे बेटा, सीजियम जो है वो प्रबलतम अपचायक होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन बोल रहा है कि एनोड पे अपचयन होता है, बेटा गलत है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पे अपचयन होता है, सही बात है। एनोड पे ऋणावेश होता है, सही बात है। कैथोड पे धनावेश होता है, सही बात है। मतलब पहले ही वाला जो कथन है वो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है बेटा। लवण सेतु क्या काम करता है? लवण सेतु रासायनिक अभिक्रिया हेतु लवण ले जाने के लिए, ना ना ना, परिपथ पूर्ण करने के लिए, हाँ हाँ हाँ। तीसरा, सेल में विद्युत प्रतिरोध कम करने के लिए, ना ना ना, है ना। कैथोड को एनोड से पृथक करने के लिए, ना ना ना। ठीक है, हाँ जी, कैथोड को एनोड से पृथक करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट हमारे पास के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? जी ना, जी क्या होती है, चालकता होती है। क्या होती है? चालकता, 1/r। ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम किसी सेल के दो, है ना, समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, L/A। ठीक है, बस समांतर आएगा उसमें, क्या आएगा भैया, समांतर। सॉरी, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उस दशा में इलेक्ट्रोड विभव में होने वाले अंतर को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल की चालकता बढ़ाने पे उसकी, है ना, चालकता ताप बढ़ाने पे बढ़ती है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, संगलित सोडियम क्लोराइड, संगलित मतलब मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, हाँ जी, अपघटन करने पर Na तथा, है ना, किस पे बेटा? कैथोड पे सोडियम और एनोड पे Cl2 गैस मुक्त होती है। क्या होती है? एनोड पे सोडियम और कैथोड पे Cl2 गैस मुक्त होती है। विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का भार सीधे किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती। हमने ये पढ़ा है ना बेटा, फैराडेज फर्स्ट लॉ। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? Q के। लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक, है ना, विद्युत रासायनिक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। ठीक है, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर पीएच बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? पीएच उसकी बढ़ जाती है। लवण सेतु का विलयन दोनों अर्ध सेलों को क्या करता है बेटा? जोड़ के रखता है। ठीक है, क्या करता है? जोड़ के रखता है, विद्युतीय संपर्क में रखता है। कौन? हमारा लवण सेतु। जिंक का मानक अपचयन विभव -0.76 वोल्ट है। हाइड्रोजन की तुलना में ये अच्छा अपचायक है, मतलब अपचायक का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, सॉरी, 1 मोल कॉपर +2 से अगर कॉपर जा रहा है तो इसका आंसर क्या होगा भाई? हाँ जी, 1 मोल कॉपर +2 से कॉपर +1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉपर +2 से कॉपर +1। ठीक है, हाँ जी, देख लो रिडक्शन हो रहा है वैसे तो। हाँ जी, एक फेराडे एक फेराडे में कितना चार्ज होता है? ये तीसरा ये बन गया। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल को क्या कहते हैं? डेनियल सेल कहते हैं भाई। चलो, सेल स्थिरांक की यूनिट क्या होती है? सेल स्थिरांक की यूनिट ये होती है। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल कौन सी सेल है बेटा? सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल है। ठीक है, और क्या बचा? यहाँ पे दो बचे, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, आयरन +2 है बेटा, आयरन +2 से आयरन +3 में जा रहा है। देखो आयरन +2, देखो 2x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, 9 हो रहा है बेटा, 6 नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, है ना, एक के ऊपर -2, 3 के ऊपर 6। ठीक है, 6 गया तो इसके ऊपर +3 आना चाहिए। चल एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। 2x प्लस -2 इंटू 3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 2x माइनस 3 दूना के 6, तो ये कितना बचा? x इज इक्वल टू 3 बचा ना, हाँ, x इज इक्वल टू +3 आएगा, तो ये +3 आ गया। तो +2 से +3 क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। पहले में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है ना, इसको +1 कर लो, अच्छा लगेगा उसको। ठीक है, हाँ जी, +2 से +1 क्या हो रहा है बेटा? +2 से अगर क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, तो इसको क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, चल नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है
वो है बेटा कौन सा चैप्टर, रासायनिक बलगति। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी में से जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो इस प्रकार है। पहले ऑब्जेक्टिव जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया की कोटि बताओ। सिंपल सी बात है बेटा, मेरे पास सिंपल सी बात है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर। हाँ, ये वाली बात याद ही रख लो बेटा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स 1 माइनस एन। ठीक है, अब इसमें से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। ठीक है, हाँ जी। तो देखो अगर मैंने क्या किया बेटा, अगर मैंने क्या किया, देखो इकाई जो है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, क्या मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स मेरे को लानी है। तो देखो अगर मैं एन की वैल्यू क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो क्या हो जाएगा ये मोल पर लीटर। ठीक है, अब यहां से क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म। अगर मैं 0 रख दूं, एन की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो क्या होगा, एन की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं बेटा, देखो ध्यान से देखो, एन इज इक्वल टू मैं क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे एन का मतलब क्या है, यहाँ पे सर एन का मतलब है अभिक्रिया की कोटि। क्या है बेटा, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोटि है। क्या है बेटा, शून्य कोटि है। ठीक है, दूसरा 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 क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे देखो अगर तुमको प्रथम कोटि पूछ ले, तुमको द्वितीय कोटि पूछ ले, तो तुम बता देना। प्रथम कोटि में ये 0 हो जाएगा तो सेकंड इनवर्स, द्वितीय कोटि में -1 हो जाएगा तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये उसकी यूनिट बनेगी। और ये एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए या फिर है ना आपके वेरी शॉर्ट में आ जाए। ठीक है, पर एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ध्यान रहे इस बात का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल किस पे निर्भर करता है, तो अभिक्रिया की सांद्रता पर, अभी के उत्पादों की सांद्रता पर, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर, क्यों, क्योंकि भैया हमने देखा है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 और डिवाइडेड बाई के, तो किस पे डिपेंड करता है, के पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, के पे डिपेंड करता है। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में लगा समय, है ना, लगभग क्या होता है बेटा, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय लगभग होता है। अर्धायु काल का लगभग कितना होता है, तो ये वाला चीज आपको सॉल्व करने पड़ेगी कि जो T99% होता है बेटा वो 3.3 कितने होता है, टी हाफ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टी हाफ के बराबर होता है। ठीक है, देखो 2 सेकंड में अभी इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ऊपर T90% ले लो और नीचे T50% ले लो, तो ऊपर T90% ले लिया, नीचे T50% ले लिया। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला 0.2 है ना, क्या होता है 2.303 अपॉन के, तो वो तो कट जाएगा। मैं सिर्फ इधर से ले रहा हूं कि भाई लॉग ए को कितना ले लूं 100, अब 90% है तो 90% यानी कि 10 बचेगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा बेटा, नीचे बचेगा log 100 और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 50। ठीक है, तो यहां से तो log 2 हो गया है ना, और log 10 हो गया, कितना हो गया log 10 हो गया। बोलो भाई कितना हो गया, log 2 और log 10 हो गया। ठीक है, हाँ जी, कितना हो गया ऊपर log 10 की वैल्यू कितना हो गई 1 हो गई, कितना हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से T90% जो है बेटा, T90% जो है वो कितना बचा ऊपर, बोलो जल्दी फटाफट, log 10 ऊपर वैल्यू कितना हो गई 1 हो गई, नीचे log 2 है बेटा, कितना है log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, कितना होती है 0.3 होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया T50% आ गया, कितना आ गया T50% आ गया है। ठीक है, हाँ जी, है ना, तो 10 में देखो log 10 log 10 log 10 और ये हो गया 0.3। अब देखो यहाँ से ऊपर जाएगा ये ऐसा। ठीक है, अब 10/3 कितना हो जाएगा 3.33, तो यही तो बोल रहा है, कितना हो जाएगा 10/3 3.33। ठीक है, हाँ, तो 3.33 को ना होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट हमारे पास किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा निम्न के बराबर होगी। सक्रियण ऊर्जा की अगर बात करोगे तो दहली ऊर्जा में से किसको बेटा, अभिकारकों की औसत ऊर्जा को हम लोग घटा देंगे तो क्या बन जाएगी, सक्रियण ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अभिकारकों के पास जो कुल ऊर्जा है वो दहली ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा है। क्या है, दहली ऊर्जा है प्लस सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, तभी तो वो आगे बढ़ पाते हैं। चल
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बेटा निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? बोल रहे हैं कि इसका जो टी हाफ है, हाँ जी, इसका जो टी हाफ है, देखो बेटा यहाँ पे तुमको गड़बड़ दिख रही होगी, है ना। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि अरे बेटा, है ना। देखो ज्यादातर बच्चे क्या सोच के रखेंगे, है ना, कि शून्य कोटि पूछा है तो शून्य कोटि पूछा है तो ए नॉट बाई 2 के लगा देंगे। यहाँ से क्या कर देंगे? ए नॉट बाई 2 के लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए नॉट बाई 2 के लगा देंगे। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? ए नॉट बाई 2 के। ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि आर इज इक्वल टू, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसकी पावर 0 हो जाना चाहिए, तो ज्यादातर बच्चे ये लगा के आ जाएंगे कंफ्यूजन में। ठीक है ना। जबकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटा? शून्य कोटि पूछ रहा है। तो देखो ना बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के होता है, तो टी हाफ इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या है? ए नॉट प्रोपोर्शनल हो गया ना बेटा। टी जो है, टी हाफ जो है जीरो ऑर्डर के लिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? फिर ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो टी हाफ जो है वो ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना। ए की पावर 0 नहीं, वो ए नॉट है, ए नॉट ऐसा। ठीक है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के समान हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देख बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि बेटा आर बराबर के कर दो। आप क्या कर दो? आर बराबर के कर दो। ठीक है। तो आर बराबर के कब होगा? तो देख बेटा, आर बराबर के, और मैं ऐसा लिख दूं, मैं ऐसा मान लूं चल कि कोई रिएक्शन है, ए से क्या बन रहा है बेटा? प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो आर बराबर मैं क्या लिखूंगा? के, ए की पावर क्या लिखूंगा? अब मेरे को क्या करना है? आर इज इक्वल टू के। ठीक है। ए की पावर देख, जीरो ऑर्डर होगी तो जीरो लिखूंगा, फर्स्ट ऑर्डर होगी तो फर्स्ट लिखूंगा, सेकंड ऑर्डर होगी तो सेकंड लिखूंगा। ठीक है। अब मेरे पास या तो 0 या 1 या फिर 2, मेरे को क्या करना है? आर इज इक्वल टू के करना है। तो इसकी पावर अगर मैं 0 कर दूं, ठीक है, और किसी की पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, तो क्या यहाँ से आर बराबर के नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। अब आर बराबर के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ठीक है। चल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध। वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध प्रथम कोटि की अभिक्रिया। व्हाट? क्या बेटा, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? 0.693 डिवाइडेड बाई की। ठीक है। चल नेक्स्ट, है ना, टी हाफ का फॉर्मूला ही है बेटा। हाँ जी। अब एक रिएक्शन दे रखी है, देख लो क्या दे रखी है बेटा? इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं अभिक्रिया में। ठीक है। हाँ जी। अभिक्रिया में कोटि और आणविकता, देखो बेटा कोटि और आणविकता, है ना। तो ये शतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या है? शतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये हमको पता है, एग्जाम्पल से पता चल गया। और आणविकता कितनी हो जाएगी बेटा? आणविकता तो 2 हो जाएगी, है ना। तो इसकी कोटि जो है, ऑर्डर जो है वो कितना है? 1, जबकि इसकी मॉलिक्युलरिटी कितना है? मॉलिक्युलरिटी है 2। ठीक है। शतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कौन सी कोटि की? शतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग में पूर्ण होने वाला लगा समय क्या होता है भाई? अर्धभाग में पूर्ण होने वाला समय उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्पन्नपाती होता है। उसकी प्रारंभिक सांद्रता, अरे अर्धभाग मतलब टी हाफ बोल रहा है बेटा। तो जो टी हाफ है वो क्या होता है भाई? 0.693 और डिवाइडेड बाई के, है ना। तो बोलो क्या प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा है। सर कहाँ कर रहा है? दिखेंगे हमको। ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता है इसमें? नहीं है, तो नहीं करता है। ठीक है। उसकी प्रारंभिक सांद्रता के न समानुपाती न व्युत्पन्नपाती, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, ये वाली बात सही है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, तो बाकी सारे ऑप्शन तो वहीं से कैंसिल आउट हो गए। चलो ठीक है। नेक्स्ट, एक अभिक्रिया ए से बी है, ए की सांद्रता 4 गुना बढ़ा दी पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि बताओ। ठीक है। हाँ जी भाई, ए से बी बना रहे हैं, मतलब आर बराबर के ए की पावर क्या कर रहे हैं बेटा? एक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्स मान लेते हैं ना, हमको पता थोड़ा है। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि सर ए की सांद्रता को आप 4 गुना बढ़ा दो, ए की सांद्रता क्या कर दो? आप 4 गुना बढ़ा दो। ठीक है। और अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, मतलब इसकी पावर 1 करने पे इसका कितना हो जाता है? ये 4 गुना हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ जो है क्या निकालना, क्या है मेरे को? एक्स की पावर, एक्स निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? एक्स निकालना है। ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे इसको बाहर निकाल लूं, 4 को बाहर निकाल लूं, क्या कर लूं? 4 को बाहर निकाल लूं, या फिर इनको दोनों को डिवाइड ही कर दो, खत्म कर दो। ठीक है। क्या कर दो?
डिवाइड कर दो, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, है ना। अब बचेगा क्या सर, यहाँ पे बचेगा 1/2, यहाँ पे बचेगा a की पावर क्या, a की पावर क्या x बचेगी, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर और a बचेगा, ठीक है। a की पावर भी x ही मानना पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, तो कौन सी ऑर्डर आएगा, हाफ 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 हाफ, क्या आएगा, हाफ ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा अच्छे से, है ना। a की पावर x मानी हमने, अब उसको क्या कर लिया, डबल कर लिया, तो a की पावर चेंज हो जाएगी ना, है ना। a की पावर x मान लिए, ठीक है, तो ये भी a की पावर x होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बेटा a की पावर x से a की पावर x जो है, एक x निकालनी मेरे को, ठीक है। वैसे तो a की पावर x है, फिर ऐसे तो कट जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो इसकी पावर कुछ और होना चाहिए। देखो ध्यान से, छोड़ो सब छोड़ो, ध्यान से देखो, अगर ये डबल करने पे, है ना, अगर क्या बेटा ये डबल हो रही है किसके, इसके 4 गुना होने पे, ठीक है ना। मतलब अगर ये 4 गुना हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, डबल। अगर ये 2 गुना होगा तो ये कितना होगा, 1 गुना। तो अगर इसको 1 कर लें तो इसको कितना होना पड़ेगा, आधा होना पड़ेगा, खत्म, ठीक है। इस तरीके से कर लो कि इसको कितना होना पड़ेगा, आधा होना पड़ेगा भैया, ठीक है। इसको क्या होना पड़ेगा, आधा। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया, आधा कोटि की अभिक्रिया, है ना। मतलब अगर इसकी पावर क्या कर दूं मैं, इसकी पावर में 1/2 कर दूं बेटा, क्या कर दूं, इसकी पावर 1/2 कर दूं, ठीक है। तो इसकी पावर 1/2 मतलब देख 2 का स्क्वायर और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तभी तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, 2 गुना आएगी, ठीक है। तभी तो r की वैल्यू कितना आएगी, 2 गुना आएगी, ठीक है। चल ठीक है भैया, तभी इसकी वैल्यू कितना आएगी, 2 गुना आएगी, ठीक है। तो कब आएगी 2 गुना, एक ही सांद्रता को 4 गुना करेंगे तो अभिक्रिया का वेग जो है वो 2 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि कितना होगी, आधा होगी, अभिक्रिया कोटि कितना होगी, आधा होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग जो है कितना दिया है, 10⁻⁻2 सेकंड इनवर्स 20 ग्राम अभिकारक के 5 ग्राम तक होने में कितना समय लगेगा, 20 ग्राम से कितना होने में, 5 ग्राम होने में, ठीक है। तो देख बेटा 20 से पहले कितना होगा, 10 होगा, 10 से कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा, 20 से कितना होगा, 10 होगा, और अभिकारक का 20 ग्राम है, 20 ग्राम से क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। तो एक अर्धायुगाल और फिर 2 अर्धायुगाल, ठीक है। तो अगर इसमें क्या दिया है बेटा, टी हाफ दिया है, ठीक है। तो टी हाफ दिया, अच्छा इसका तो के दिया है ना, तो के कितना दिया है बेटा, के दिया है 10⁴, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा फॉर्मूले से, चल ठीक है। 20 ग्राम से कितना हो रहा है, 5 ग्राम हो रहा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर्मूले से कि भाई मेरे पास जो है इसका टी हाफ जो है, इसका टी हाफ जो है वो 0.693 और डिवाइडेड बाय कितना है, के है, के कितना है भाई, के कितना है बोलो, के कितना है बोलो जल्दी फटाफट। हाँ जी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बेग दिया हुआ है, अब टी हाफ भी नहीं दिया उसमें, तो चलो बहुत शानदार। तो फिर तो वो वाला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला बचा, 2.303 अपॉन में क्या दिया है, के 10⁻⁻2 लॉग, लॉग 100% की वैल्यू कितना है, 20, 100% की वैल्यू कितना है, 20, है ना। मतलब टोटल कितना थी बेटा, 20 ग्राम, 20 ग्राम अभिकारक के 5 ग्राम तक पहुंचने में। तो 20 ग्राम मतलब जो ऊपर सबसे ऊपर पहले कितना हुआ था, लॉग में कितना हो जाएगा 20, बाद में कितना बेटा 5 ग्राम तक पहुंच रहा है, कितना पहुंच रहा है, 5 ग्राम तक पहुंच रहा है, तो नीचे कितना आएगा 5, है ना, नीचे कितना आएगा 5, तो 5 से ये कितना बार, 4 बार, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा log 4, log 4 मतलब 2 log 2, log 4 मतलब 2 log 2 मतलब 2 का इंटू कर दें और log 2 की वैल्यू 0.3, है ना। तो ये पूरे इकट्ठा कर दें तो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट बोलो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 और 0.6 इंटू कितना हो जाएगा 1.2 और 1.2 में 100 इंटू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देख एग्जैक्ट निकालेगा ना, है ना। 6.09 70 है ना, कितना है 6.09, ये होता है 0.693 इंटू में हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय है 10⁻⁻2, ठीक है। तो इसका इंटू करेगा तो देख 70 दूना ना, 70 दूना कितना होता है, 7 दूना 14 होता है ना, तो 0.6 कितना आएगा, ये 138 के आसपास आएगा, कितना आएगा 138, ठीक है। अब इसमें 100 का इंटू भी कर दे, 100 का इंटू पहले ही कर दो, ऊपर 100 का इंटू पहले ही कर दो, लो 10⁻⁻ ऊपर चली गई, कितना आएगा, ये आएगा 69.3 इंटू कितना आएगा 2, 2 से इंटू कर, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 2 9 में 18 हो जाए और 2 छिक्का क्या हो गया 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया
13 हो गया, कितने अंक के बाद दशमलव 1, 138.6। इसका आंसर क्या हो जाएगा 138.6। चल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बीच के लिए log k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होगी। प्राप्त रेखा का ढाल, बेटा ये तो याद ही रहता है हमको, रेखा का ढाल तो याद ही रहता है, माइनस का 2.303 अपॉन में, है ना, r, ठीक है, हाँ जी, 2.303 अपॉन r, ठीक है, हाँ जी। ताप में थोड़ी सी वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग तीव्रता से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? अभिक्रिया का वेग जो है वो तीव्रता से क्यों बढ़ता है? तो देखो उसका आंसर क्या है भाई, सक्रियता अभिक्रियाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, संघट्टों की संख्या बढ़ जाती ना, मुक्त पथ की लंबाई बढ़ जाती ना, है ना, ऊष्मा बढ़ जाती ना, सक्रिय अभिकारकों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। संतुलित अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकार अणुओं की कुल संख्या उस अभिक्रिया क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। भैया जितने अणु भाग ले रहे हैं उसको उसकी क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। वह समय अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो अर्धायुकाल कहलाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बताया था वेग स्थिरांक कैसे निकालोगे, 0 रखोगे, ऊपर मोल है नीचे लीटर है, सेकंड इनवर्स है, लीटर ऊपर जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। वह न्यूनतम ऊर्जा जो अवशोषित की जाती है जिससे क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। कई पदों में होने वाली अभिक्रिया में जिस पद का वेग सबसे कम होगा, भैया जिस पद का वेग सबसे कम होता है, जो सबसे स्लो स्टेप होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आरडीएस स्टेप। क्या कहलाता है, आरडीएस कहलाता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, ठीक है, हाँ जी, है ना। खालिस्तान को वह समय, बेटा अर्धायुकाल की डेफिनेशन पूछ ली, है ना, हाफ लाइफ की डेफिनेशन पूछ ली। चल, वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारों की क्रियाफलों के टक्कर से उत्पन्न होती है क्या होती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा, दहली ऊर्जा, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। प्रतीप शर्करा का प्रतिपन, प्रतीप शर्करा का प्रतिपन क्या कहलाता है ना, प्रतीप शर्करा मतलब इन्वर्टेड शुगर जो है उसकी बात यहाँ पे चल रही। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। याद रखने वाली बात है, सब याद रखने वाली बातें हैं। अभिक्रिया की दर हमेशा कैसी होती बेटा, अभिक्रिया की दर हमेशा कैसे होती है, एक धनात्मक गुण होता है। कैसा होता है, धनात्मक। अभिक्रिया का सबसे धीमा पद आरडीएस कहलाता है। क्या कहलाता है, आरडीएस कहलाता है, ठीक है, हाँ जी। अगर ए से उत्पाद बन रहा है, ए की सांद्रता को दुगना कर दिया तो अभिक्रिया की दर दुगना हो जाती, तो अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। ए की सांद्रता को क्या कर दिया, अगर दुगना कर दिया तो अभिक्रिया की दर भी कितना हो गई, दुगना। अगर दुगना करने पे दुगना मतलब इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर कितनी है, 1। अरे बेटा R इज इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या है बेटा 2a है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, 2 डबल करना है, तो इसकी पावर क्या करना है भाई 1, इसकी पावर 1 करना है। तो देखो ये दोनों बराबर हो गई कि नहीं, डबल हो गई कि नहीं, यस सर हो गई। तो कौन सी कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, हाँ जी। और कम करनी है तो 0 कोटि की, और बढ़ानी 4 गुना करनी थी तो द्वितीय कोटि। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन भी क्या है बेटा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक वाक्य में उत्तर देख लो, एक वाक्य में उत्तर भैया अरेनियस समीकरण क्या होता है, K इज इक्वल टू AU टू द पावर माइनस E अपॉन RT। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हो गया ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला। और ये तो भाई रामबाण और बहुत खतरनाक फॉर्मूला जिससे न्यूमेरिकल आने वाला है बेटा। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन क्या हो जाएगा R। राइट द रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये है बेटा, ठीक है। चल, तो यहाँ पे कितने चैप्टर, 3 चैप्टर खत्म। चौथा चैप्टर हमारा कौन सा है, चौथा चैप्टर है हमारा डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट का पहला क्वेश्चन बेटा सही विकल्प के रूप में आ रहा है आपके सामने कि एफ ब्लॉक के तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है। तो एफ ब्लॉक के तत्वों की पूछ रहा है बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट की पूछ रहा है, कितना है +3, ठीक है, ये गलती से एफ लग गया यहाँ पे, ठीक है, +3 होती है, क्या होती है बेटा +3। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो क्या होती है बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +3 होती है। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व, देखो अगर इनमें से पूछ रहे हैं ना तो कौन होता है, मैंगनीज होता है बेटा। मैंगनीज क्या शो करता है सर, +7 शो करता है। क्या शो करता है, +7 शो करता है। चुंबकीय आघूर्ण निर्धारण करने के लिए सूत्र, चुंबकीय आघूर्ण निर्धारित करने के लिए सूत्र क्या है, √NN+2। √NN+2 बेटा कौन सा वाला, डी वाला, कौन सा वाला,
डी वाला है, ठीक है। अंडर रूट NN+2 जो है वो क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण के लिए सूत्र होता है। Mn+2 के लिए, अब देखो Mn+2 में उपस्थित कुल आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो Mn में वैसे कितना होता है, मैग्नीज कितना होता है बेटा, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। अब अगर 25 होता है तो 4s2 होता है, और 3D में कितना होता है, 5 होता है। अब मैंने इसको Mn+2 बना लिया। Mn+2 मतलब 4s में 0 हो गया और 3D में 5 हो गया। कितना हो गया, 3D में 5 हो गया। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, क्योंकि डी में 5 डब्बे 5 इलेक्ट्रॉन, खत्म, ठीक है। हाँ जी, ये जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि भाई सिगड़ी लुटेरे ले गए D1 की। देखो क्वेश्चन बनेगा, सिगड़ी लुटेरे ले गए D1 की, मतलब इलेक्ट्रॉन 5D में 1 जो है, ठीक है, 5D में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस किस के, सीरियम, गैडोलियम और लुटेशियम, इन तीनों के में ही आते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो कौन सा है बेटा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारे पास है, ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। 5D में 1 जिसके है और 6s में 2, 4s में 7, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, ठीक है। मिश्र धातु के निर्माण में मुख्य घटक के रूप में मिलाया जाता है। मिश्र धातु के निर्माण में, ठीक है, मिश्र धातु के निर्माण में किसको मिलाया जाता है, ठीक है। हाँ जी बेटा, किसको मिलाया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, या तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से देना। नहीं, अगर आपसे दो चीजें, मिश्र धातु अगर आपसे पूछ रहा है ना, अगर ये क्वेश्चन मैंने, है ना, गलत भी हो सकता है ये क्वेश्चन, है ना, अगर गलत हुआ तो उस हिसाब से अपन कर लेंगे। देखो एक मिश्र धातु भी होती ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया उसमें। एक मिश्र मेटल होती, ठीक है, मिस मेटल पूछे तो आंसर क्या आएगा, लेंथेनॉइड्स। क्या आएगा बेटा, लेंथेनॉइड्स, ठीक है ना। और मिश्र धातु का तो पता ही है अपने को, मिश्र मेटल। और अगर पूछे क्या, अलॉयज पूछे, क्या पूछे, अलॉयज, तो अलॉयज तो कौन आएगा, अलॉयज के लिए कौन आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ध्यान में रहे, है ना, तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा क्वेश्चन वैसा आंसर बता देंगे बेटा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे अगर मिश्र मेटल आ जाए तो हम इसे क्या लेंगे, लेंथेनाइट, सीरियम, और है ना, सीरियम यूज होता है, लेंथेनम यूज होता है, और कौन यूज होता है, सीरियम यूज होता है, ठीक है ना। अगर कौन पूछा जाए, मिश्र मेटल, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है। तो मिश्र मेटल पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, लेंथेनाइट्स लिखेंगे, और अगर एलॉयज पूछा जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आप कर दीजिएगा, ठीक है। लेंथेनाइट तत्वों का रासायनिक व्यवहार किन तत्व के समान है, तो किन तत्वों के समान है भैया, एल्यूमिनियम का समान है। किसके समान है, एल्यूमिनियम के साथ समान है, क्यों, क्योंकि वो डायगोनल रिलेशन दिखाता है, ठीक है। रंगहीन आयन, बेटा रंगहीन और रंगहीन मैंने कलर्ड और कलरलेस तो बता ही दिए बेटा। कलरलेस कौन है, कलरलेस, दो भाई हमारे जो है वो कलरलेस हैं, D0 और D10, ठीक है। और जो कलर्ड है बेटा, जो कलर्ड है वो कौन से हैं, तो याद रहे कि जो कलर्ड हैं वो बाकी सब कलर्ड है बेटा, D1 से लेकर के D9 तक, D1 से लेकर के D9 तक सारे के सारे कैसे हैं, कलर्ड आयन शो करते हैं, ठीक है। तो इसे याद रख लेंगे, ये कलरलेस हैं और ये कलर्ड है। अब इसमें पूछ रहा है हमसे क्या, कलरलेस पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, कलरलेस। तो देखो वैसे कॉपर की बात करें तो 4s2 और 3D में 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब 4s में कितना हो गया, 0 हो गया, और 3D में कितना है, 9 है। अगर 3D में 9 है तो कैसा होना चाहिए बेटा, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, चलो कॉपर +2 बेटा 3D में कितना है, 9 है ना। निकल +2 कितना है बेटा, 3D में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर किसकी बात करें हम लोग, आयरन प्लस किसकी बात करें बेटा, आयरन +3 की बात करें, ठीक है। आयरन +3 जो है 26 होता है, तो 3D में कितना बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। तो सबके सब है, पर यहाँ पे इन्होंने खेल गया बेटा, ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। देखो 4s में कितना होता है, 2, है ना, 4s में कितना हो जाएगा, 1, 4s में 1 हो जाएगा और 3D में 10 हो जाएगा, तो कॉपर प्लस 3D में क्या हो जाएगा, 10। तो ऐसे खेल गए ये लोग, ठीक है। तो कॉपर प्लस आयन कैसा होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि उसके 3D में कितने बचेंगे, 10, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, है ना, यहाँ आंसर जिंक है, यहाँ कॉपर है, ठीक है। चलो देख लो ध्यान से, कॉपर +2 जो है, कॉपर +2, फिर से कॉपर +2 यानी कि 3D में कितना हो जाएंगे,
9 हो जाएंगे। जिंक +2 मतलब 3D में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। Mn+2 मतलब 3D में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और आयरन +2 मतलब 3D में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर, है ना। अब इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, है ना। ये वाला क्वेश्चन बेटा यहीं का क्वेश्चन ना कॉपी होके यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बस ये वाले क्वेश्चन से कर लेना, आप इसको हटा देना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले में पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है बेटा पैरामैग्नेटिक। क्या पूछ रहा है? पैरामैग्नेटिक कौन है। ठीक है, तो आप यहां से कर लेना कि पैरामैग्नेटिक कौन है। ठीक है, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन यहाँ का मैंने लिख दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, हाँ जी, चलो। तो इनमें से पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है बेटा, तो पैरामैग्नेटिक कौन दिख रहा है तुमको? जिसके पास पेयर होंगे भैया। पेयर वाला तो कौन दिख रहा है? एक ही तो दिख रहा है, जिसके पास पेयर होंगे, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। कौन होगा? कौन होगा भाई? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? ठीक है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, चल प्रतिचुंबकीय है ना बेटा। प्रतिचुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक। कौन पूछ रहा है? डायामैग्नेटिक। ठीक है, हाँ जी, वो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। प्रतिचुंबकीय मतलब होता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, हाँ जी, और अनुचुंबकीय मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। तो ये डायामैग्नेटिक है। क्या है बेटा? ये डायामैग्नेटिक है। और डायामैग्नेटिक तो एक ही दिख रहा है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हो, है ना। डायामैग्नेटिक का मैंने बताया था ना, डायमैग्नेटिक मतलब ऐसे सारे भरे हो और एक भी अगर खाली है तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो डी में 9 अगर होंगे बेटा, देखो यहां से देखो, डी में अगर 9 होंगे, एक होगा, 2 3 4 5, ऐसे 5 भरे। ठीक है, और 6 7 8 और 9, तो एक खाली रह गया ना। ठीक है ना। डी में 5 होंगे तो 5 भरे होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भरे होंगे। ठीक है, 6 भरे होंगे तो भी एक ना एक क्या अनपेयर्ड मिल जाएगा। ठीक है, चल। लेंथेनॉइड्स का सामान्य वहायतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो भाई 4f में 1 से 14 और n-1d में 0, n-1d में 0 जिसमें दिख रहा है ना। n-1d में 0 से 2 कभी नहीं होगा, 0 से 1 होता है, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन चले जाएंगे कुछ कुछ, बस यही बचेगा। 6s में 2 हो जाएगा। संगमर तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं भाई। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास रिक्त कक्षक होते हैं, उनके पास धातु आयन छोटा आकार होता है और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, इसलिए बनाते हैं। लेंथेनम से लुटेशियम तक, है ना, लेंथेनाइट संकुचन की वजह से साइज क्या होता है? छोटा होता जाता है। क्रोमेट आयन अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट में बदल जाता है। क्रोमेट आयन किस में बदल जाता है? डाइक्रोमेट में बदल जाता है। आगे एक्टिनोइडों में कितने बेटा? एक्टिनोइड्स में एक्टिनियम से लुटेशियम तक, देखो सॉरी लॉरेंशियम तक, एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक 14 तत्व होते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन, स्कैंडियम+3 वेनेडियम+3 क्रोमियम+3 आयनों में रंगहीन होते हैं। आयनों में से कौन से यौगिक जो है वो ही पूछ रहा है फिर से बेटा, कलरलेस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कलरलेस पूछ रहा है। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर डी 0 है और 10 है तो कलर्ड, और अगर डी में 1 से लेकर 9 तक है तो वो कलर कैसा होगा? कलर्ड होगा। ठीक है, और अगर डी में 0 है या 10 है तो कलर लेस होगा। बस क्रोमेट आयन की प्रकृति चतुष्फल की होती है, सॉरी प्रकृति नहीं आकृति। ठीक है, सीरियम का स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +4। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेंथेनाइट तत्वों को ये वाला आ सकता है बेटा। ठीक है, लेंथेनाइट तत्वों को N2 के साथ गर्म करने पर नाइट्राइड बनते हैं, लेंथेनॉइड के नाइट्राइड बनते हैं। ठीक है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, इसकी जगह पे एक और आ जाए तो भी घबराने वाली बात नहीं है, Cn। ठीक है, संक्रमण तत्व ओशियम जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +8 होती है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? मैंगनीज। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र भी लिख लिया। कोबाल्ट +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। कोबाल्ट +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा? 4 है। ठीक है, फेको कोबाल्ट में कितना होता है भाई? कोबाल्ट कितना होता है बेटा? कोबाल्ट होता है फेको मतलब 27, है ना, और 4s में 2 और 3d में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। अब 3d में 7 है, 2 चला गया, d में कितना हो गया? 7 ना, भर लो d, भर लो d, क्या कर लो? d भर लो। 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुमको? है ना, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा?
कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक बार और देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, फेको हाँ जी 27। तो देखो ध्यान से देखो, है ना, हाँ गलत भी तो हो सकता है, 1 2 3 4 5 है ना, और 6 है ना, और कितना हो गया +2 है ना, और एक हो गया 7। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 4 को 3 कर लो बेटा, कितना कर लो 3 कर लो, ठीक है। हाँ जी, वो कितना हो गया गलती से क्या लिख दिया 4 लिख दिया, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दिख रही है इसमें, कितनी दिख रही है 3 दिख रही है, क्योंकि कोबाल्ट किसमें है +2 में है, ठीक है। तो 3 कर लेंगे उसको बेटा, है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कितना कर लेंगे 3, ठीक है। और एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है, कि 3 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, क्रोमियम का सही परमाणु 3d5 4s1 होता है ना। क्रोमियम +2 कौन प्रबल अपचायक है, तो क्रोमियम +2 जो है वो प्रबल अपचायक होता है, ठीक है। लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी +3। गैडोलियम का बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता ही दिया, डी में क्या होगा 1 होगा। लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया पाइरोल्यूसाइड, ये वाली याद है, पाइरोल्यूसाइड का सूत्र MnO2 होता है, ठीक है। चल आगे बढ़े। हाँ जी, 4 चैप्टर हमारे हो गए हैं, 5वां चैप्टर हमारे पास है कौन, उपसह संयोजन यौगिक, है ना। उपसह संयोजन यौगिक में पहला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, विटामिन B12 में साइनो, है ना, साइनो कोबालामीन में उपस्थित तत्व है, तो कौन होता है कोबाल्ट होता है, याद रखिए बेटा, है ना। अब इन दोनों का युगल जो है कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ ब्रोमीन बाहर है, यहाँ ब्रोमीन अंदर है, यहाँ क्लोरीन बाहर है, यहाँ क्लोरीन अंदर है। मतलब जब भी लिगेंड अंदर बाहर होते हैं तो कौन सी आइसोमेरिज्म होती है बेटा, आयनाइजेशन। कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, आयनाइजेशन। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है बेटा, पोटेशियम का +1 कितने पोटेशियम 4 पोटेशियम, आयरन को X मान लीजिए, साइनाइड -1 कितने 6 इज इक्वल टू क्या 0, तो 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस कितना बेटा x - 2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया +2। आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन, है ना, एमीन संकुल नहीं बनाता, कौन सा धनायन जो है अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता, तो एल्यूमिनियम नहीं बनाता, ठीक है, याद रख लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। जल वियोजित आयनों की संख्या बेटा, जल में वियोजित आयन कितने होंगे 4, क्यों, क्योंकि ये 3 Cl- में टूटेगा और एक पार्ट ये टूटेगा, टोटल कितने पार्ट होंगे 4, ठीक है। किस उपसर्जन यौगिक का उपयोग कैंसर में किसका सिस्प्लेटिन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बेटा, सिस्प्लेटिन का हम लोग ट्यूमर वृद्धि को रोकने में करते हैं, किसमें कैंसर उपचार में, ठीक है। यौगिक के त्रिविम समवायों की संख्या, भैया त्रिविम समवायों की संख्या तो सिस और ट्रांस बनेंगे बेटा, क्या बनेंगे सिस और ट्रांस बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। चल एक क्या बनेगा सिस और एक क्या बनेगा ट्रांस बनेगा। द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण सबको पता है, ईएन जो है वो द्विदंतुक लिगेंड होता है, ठीक है। विलयन में कितने आयन है, एक बार और आ गया क्या, कितने आयन है बेटा 3 आयन है, कितने हैं 3 है। कोबाल्ट की समन्वय संख्या इसमें कितनी है, तो देखो ये +1 × 3 है ना, +x माइनस ऑक्सिलेट के पास -2 +-2 × 2 +-2, ठीक है। तो ये -2 कितना हो गए -4, और -4 में क्या करा बेटा इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। चलो है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो बेटा, सिंपल सा। चलो वापस +1 दिख नहीं रहा × 3 प्लस क्या हो जाएगा माइनस का, बोलो भाई माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का x हो गया, माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो गया ये 2, है ना। इसमें 2 2 4 है बेटा, देखो ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर ये +1 है, इसको 3 कर लेता हूँ, इसको x कर लेता हूँ, x में -2 होता है, 2 में कितना होगा -4, तो ये होगा -4, ठीक है। अब ये -4 हो गया और ये कितना हो गया -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब -2 जो है क्या पूछ रहा है, समन्वय संख्या पूछ रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं हम लोग। चलो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, है ना, है ना, आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है, एग्जाम में ऐसी गलती ना करें, है ना, ध्यान से देख लें पहले, ठीक है। हाँ जी, मैं हमेशा ऐसी गलती करता हूँ बेटा, आप ना करें, एग्जाम में गलत हो जाएगा, है ना। ऑक्सीकरण संख्या जब पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। हाँ, मैं हमेशा इसलिए ऐसी गलती करता हूँ कि बच्चों को याद रहे कि सर गलती कर रहे हैं, अपन नहीं करेंगे, ठीक है। चल, है ना, सर की गलती यहाँ पे माफ हो जाएगी, आपकी नहीं होगी बेटा,
समन्वय संख्या, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, जो ये कोबाल्ट दिख रहा है इसकी अलग से पूछेगा ना, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा, कोबाल्ट की समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या मतलब कोबाल्ट कितने लिगेंड से जुड़ा है, तो कितने, है ना, ये जो है कोबाल्ट की ये जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो दो इसका गिना जाएगा, दो दोनों चार इसका गिना जाएगा और दो इसका गिना जाएगा, कितना हो गया 6। इसका नंबर कितना है 6। संकल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता किससे, ऋणायनों से संतुष्ट होती है, किससे, ऋणायन से संतुष्ट होती है। NiCN(2) की जो आकृति है वो वर्ग समतल है बेटा। NiC प्रकृति जो है वो प्रतिचुंबकीय है, जबकि X6 जो है वो कैसा है, अनुचुंबकीय है। कैसा है, अनुचुंबकीय होता है। रीजन पता ही है अपने को, रीजन पता ही है अपने को कि ये जो है ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है ना, ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, ठीक है। वो लिगेंड का है, लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। EDTA कैसा होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। चल, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो एलिमिनेट थर्ड का सूत्र होता है, तो भाई सूत्र बनाना था, पोटेशियम एलिमिनेट, है ना, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेट एलिमिनेट का सूत्र बनाना था। हीमोग्लोबिन में केंद्रीय परमाणु में आयरन होता है। MnH2 का होल 6 आयन की प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। Mn यहाँ पे +2 में है ना, Mn +2 में है, मतलब D में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। D में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना। और D में 5 है इसलिए तो ये कैसा है भैया, D में 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, इसलिए तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। डायमैग्नेटिक नहीं है, कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। चल, उभयतंतुक लिगेंड कौन सी समव्यता शो करते हैं सर, लिंकेज। कौन सी समव्यता शो करते हैं सर, लिंकेज, यानी कि बंधनी समव्यता शो करते हैं। इसमें क्या कौन सी समव्यता दिख रही है, आयनाइजेशन सर, ब्रोमीन बाहर, SO4 अंदर, एक बार बाहर, आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, ठीक है। चल, अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आयोडोफॉर्म जो है औषधि के रूप में निम्न में प्रयुक्त होता है। तो आयोडोफॉर्म क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है बेटा, एंटीसेप्टिक होता है। अगला क्वेश्चन, आयोडोफॉर्म निम्न में से किससे नहीं बनाई जा सकती। तो आयोडोफॉर्म किसमें, निम्न में से किससे नहीं बनाई जा सकती, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल से। किससे नहीं बना सकते, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म नहीं बना सकते। रिएक्शन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। चल, HX रिएक्शन ZnCl2 से करा रहे हैं, है ना, तो C2H5X अभिक्रियाशीलता का क्रम बताना है ना, कि कौन जो है वो सबसे जल्दी अभिक्रिया कर लेगा और कौन सबसे बाद में अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो भैया जिसका अनुभार ज्यादा होगा वो ज्यादा जल्दी कर लेगा, ठीक है। तो HI, HBr और HCl, तो याद रखने वाली बात है बेटा, क्या है ये, याद रखने वाली बात है कि सबसे जल्दी कौन रिएक्शन कर लेगा, सबसे जल्दी रिएक्शन कर लेगा सर HI, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl, ठीक है। और क्या बनाएगा, RX बनाएगा, क्या बनाएगा, है ना, क्या C2H5X, है ना, C2H5X जो है बन जाएगा, वो X बन जाएगा, OH यहाँ से निकल जाता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा दिया जाता है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं बेटा। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, एसीटोन देता है। कौन देता है, एसीटोन देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, एसीटोन देता है। जब क्लोरोफॉर्म को वायु तथा प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, तो बेटा फास्जीन गैस बनती है। इसीलिए तो बोला जाता है ना, मैंने पढ़ाया था कि भैया क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है ना। CH-Cl3, ये देखो यहाँ भी ऐसे भी पूछ सकता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पे क्या देता है, फास्जीन गैस देता है। तरीका दो तरीके से मैंने बताया। क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन दर्शाता है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, ठीक है। हाँ जी, बहुत सारा प्रतिस्थापन किया हमने क्लोरोबेंजीन का बेटा, है ना। कल जो महा रिवीजन वाली क्लास में उसमें बहुत सारा बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन को हमने प्रतिस्थापन किया है, ठीक है, सब पढ़ा है। वुड्स अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक ना, अभिकर्मक पूछ रहा है, रिएजेंट पूछ रहा है, तो क्या सोडियम और शुष्क ईथर यूज करते हैं, ड्राई ईथर, और किसका यूज करते हैं, सोडियम का यूज हम लोग करते हैं। और एल्कोहल की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, किस एमीन के साथ परीक्षण किया जाता है, तो त्रिहेलोजनीकृत मीथेन। त्रिहेलोजनीकृत मीथेन मतलब है ना, मीथेन जिसमें 3 हेलोजन लगे। कितने हेलोजन लगे हो, 3 हेलोजन लगे हो। क्लोरोफॉर्म रजत चूर्ण, है ना, नहीं,
तीन हेलोजन लगा हुआ क्या बेटा, तीन हेलोजन लगा हुआ मीथेन, मतलब ये CH-Cl3 किसके साथ, CH-Cl, देखा कितना घुमा दिया ना, CH-Cl3। और यहाँ पे जो है उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ परीक्षण किया जाता है, प्राथमिक एमीन, ये प्राथमिक एमीन, ठीक है। हाँ जी, CH-Cl3 की बात चल रही, किसकी बात चल रही, CH-Cl3 की, ठीक है। ऐसा लिख दोगे डर नहीं जाएगा कोई, ठीक है, कि थ्री क्या क्या लिख दोगे, ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन, ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन मतलब CH-Cl3। हाँ जी भाई, मार्कोनिकॉफ, सेटजेफ, पेरोक्साइड, सब एक साथ बताना है। हाँ जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला ये रहा, ये 5 नंबर आ गया भैया, ठीक है। हाँ जी, मार्कोनिकॉफ, फॉस्जीन फॉस्जीन फॉस्जीन, है ना, और इलेक्ट्रॉन रागी, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, और इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल ये दिख रहा है, ये 6 नंबर, इलेक्ट्रोफाइल ये दिख रहा है, ये 7 नंबर, और बोलो, है ना, मार्कोनिकॉफ की मार है और अमीर कार्बन की सरकार है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ की मार है और अमीर कार्बन की सरकार है, मतलब कहाँ लगने वाला है, कहाँ, कौन सा वाला, इन दोनों में से कौन सा होगा, जल्दी बता दो फटाफट, है ना, इन दोनों में से कौन सा होगा बेटा, इन दोनों में से कौन सा होगा, देखो एक मार्कोनिकॉफ दिया, दूसरा पेरोक्साइड प्रभाव, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ भी दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। और दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं तुमको, एक मार्कोनिकॉफ से बन रहा है और एक एंटी मार्कोनिकॉफ से बन रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये किससे बन रहा है, मार्कोनिकॉफ से बन रहा है, और ये वाला दिख रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ से बन रहा है, मतलब 3 नंबर ये हो गया, ठीक है। हाँ जी, कार्बोनिल क्लोराइड, अब देखो और क्या बच्चा हमारे पास, C2H6, C2H6 वुड्स रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है प्रोडक्ट, सर वुड्स रिएक्शन में CH3 ऐसा बनता है, तो वही है बेटा, है ना, उसको ऐसे लिख दिया है, तो बोलो ये कौन सा नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, सेटजेफ रूल के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि 2 नंबर, और यहाँ पे बचा हुआ कौन, फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला ये है, तो ये हो गया, लो खत्म, बन गई जोड़ियां, ठीक है। चल नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, है ना, ये हमारा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। चलो भाई, तो दुर्बल घूर्णक यौगिक है ना, मतलब प्लेन पोलराइज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछ लिया बेटा, क्या पूछ लिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछ लिया, तो वो कौन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल है, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। चल, शांत H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनाइड के साथ गर्म करने पर फिनोप्थेलीन बनता है, क्या बनता है, फिनोप्थेलीन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जाओगे तो फिनोप्थेलीन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मिल जाएगा, है ना। मिथेनॉल का व्यापारिक मात्रा में उत्पादन निम्न भंजक आश्रम द्वारा किया जाता है ना, किसके द्वारा किया जाता है, लकड़ी की, ठीक है। वुड का क्या है, इसीलिए तो उसको दो ना, इससे वुड के जो है कौन से भंजक आश्रम द्वारा किया जाता है, डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन द्वारा वुड का डिस्टिलेशन से किया जाता है। इसका आईपीसी नाम बोल दो बेटा, इसका आईपीसी नाम देखो, ये जो है ये कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ भी CH3 है, और यहाँ क्या है OH, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2, ठीक है, क्या होगा बेटा, है ना क्या होगा, 1 2 3 पूछ रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ही गलत लिखा है, ठीक है, चलो ये फॉर्मूला गलत लिखा है, इसको सही करेंगे। देखो CH3 अगर इधर है ना, और यहाँ पे भी एक क्या है CH3 है, और यहाँ पे अगर मान लो OH, ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी CH3, ठीक है। तो अब या तो क्या हो सकता है, इसको 1 नंबर दोगे तो इसको 1 नंबर दोगे, इसको 2 नंबर दोगे, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा होगा, देखो ऐसा है ना, एक और कार्बन उसमें मिस है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 पे और 2 पे, देखो 2 2 है ना, ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, उसमें एक कार्बन मिसिंग है बेटा, ठीक है। हाँ जी, उसमें एक कार्बन क्या है, मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, यहाँ पे बीच में एक कार्बन और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चल, एल्कोहलों की जल में विलेयता का कारण, बेटा एल्कोहलों में जल में विलेयता का कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पता ही है हमको एल्कोहल जल में विलय क्यों है, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किण्वन निम्नलिखित के द्वारा संपन्न होता है, किसके द्वारा संपन्न होता है किण्वन बेटा, ईस्ट, है ना, फर्मेंटेशन में, है ना, ईस्ट यूज होता है। एल्कोहल और फिनॉल में विभेद किया जा सकता है, भैया एल्कोहल और फिनॉल में हम लोग क्या करना है, डिफरेंस करना है, तो FeCl3 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। एल्कोहल और अम्ल के मध्य क्रिया क्या कहलाती है,
एल्कोहल और अम्ल के मध्य क्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीफिकेशन, है ना। अब फिर वही बोलूंगा कि भाई महा रिवीजन वाली क्लास देख के आओ, संपूर्ण रिवीजन वाली, कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास देख के आओ, उसमें सारी चीजें कराई हैं। कल ही करा रहे थे हम लोग, कल ही हमने करा है कि एल्कोहल और एसिड को जब मिलाएंगे, है ना, तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। एल्किल हैलाइड की शुष्क Ag2O के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में बेटा प्राथमिक एल्कोहल का अंतिम ऑक्सीकरण, है ना। देखो जब भी एल्कोहल का क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण होगा, है ना, ऑक्सीडेशन होगा, तो पहले क्या बनेगा? या तो एल्डिहाइड बनेगा या क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, और फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर होता है तो फिर क्या बनता है? एसिड बनता है। मतलब लास्ट में क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। वही पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, जिंक चूर्ण, है ना, यशद रज, कितना खतरनाक नाम। यशद रज के साथ गर्म करने पर फिनोल किस में बन जाता है? बेंजीन बदल जाता है ना। फिनोल का Na2Cr2O7 प्लस H2O पर ऑक्सीकरण संयोगित डाई कीटोन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? क्विनोन कहते हैं। क्विनोन के फॉर्मेशन की मेथड, ठीक है। चल, फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से अगर आप करोगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। रिएक्शन वाली है सब, है ना। औद्योगिक एल्कोहलों को कॉपर सल्फेट एवं पिरीडीन मिलाकर पीने योग्य बनाना इज इक्वल टू एल्कोहल का विकृतीकरण। क्या कहते हैं इसको? एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। को कास्ट स्प्रिट, वुड स्प्रिट, है ना। क्या कहते हैं? कास्ट स्प्रिट कहते हैं, वुड स्प्रिट किसको? मीथेनॉल, ठीक है भैया, है ना। चल, C2H5 की रिएक्शन सांद्र H2SO4 से कर रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल जो है बेटा किससे रिएक्शन करते हैं? उसकी ऑर्थो बेंजोइक, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और क्या है हमारे पास? एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या है? एनहाइड्राइड, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होगा? एस्प्रीन का। अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? एस्प्रीन है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कौन सी गैस निकलेगी, ठीक है, कि एल्कोहल की सोडियम से रिएक्शन कराने पे कौन सी गैस निकलेगी? तो कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी, खत्म, है ना। अब इसकी रिएक्शन HI से करा रहे हो बेटा। किससे करा रहे हो? HI से करा रहे हो, ठीक है। तो देखो ये CH3OH निकल जाएगा और I वहां पे जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? I वहां पे जुड़ जाएगा। रिएक्शन है बेटा। उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोम फॉर्म परीक्षण देता है। तो कौन है वो? एथिल एल्कोहल। फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है? एनहाइड्रस AlCl3। क्या यूज होता है? एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है। ल्यूकास अभिकर्मक का फॉर्मूला जिंक सल्फेट और सांद्र H2SO HCl, ठीक है। और फिनोल का दूसरा नाम बेटा कार्बोलिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोलिक अम्ल। सबसे सरल ईथर डाइमिथाइल ईथर, सबसे सरल ईथर डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। हाँ जी, एल्कोहल के पूर्ण ऑक्सीकरण का उत्पाद बेटा बता दिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है। हाँ जी, अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित कीटोन है? मिश्रित कीटोन मतलब कैसा होता है? मिश्रित कीटोन मतलब जिसमें दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हो बेटा। तो पहला कौन सा? पहले ही दिख रहा है, क्योंकि दूसरे वाले में तो दोनों क्या है? सेम ग्रुप लगे हुए हैं ना, कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं। रजत दर्पण परीक्षण पूछ लिया बेटा। रजत दर्पण परीक्षण क्या निम्नलिखित किसके लिए होता है? भाई एल्डिहाइड के लिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी, कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड गैस होता है। याद रखने योग्य बात, कैनिजारो अभिक्रिया देगा भैया, कैनिजारो अभिक्रिया देगा, है ना। ये देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तीनों के तीनों अल्फा जो हाइड्रोजन थे वो हमने क्या कर लिए बेटा? उसमें CH3 लगा दिया, ठीक है। और कौन है? दो भाई साहब जो कैनिजारो रिएक्शन देता है, तो HCHO, और हमारे पास कौन होता है? हमारे पास होता है C6H5CHO। ये दोनों भी क्या देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अगला, एल्डोल संघनन नहीं देगा। एल्डोल संघनन नहीं देगा जिसके पास क्या होगा बेटा? है ना, जिसके पास क्या होगा? एल्डोल संघनन कौन नहीं देगा? एल्डोल संघनन वो नहीं देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इनके पास है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड कीटोन में विभेद कैसे कर सकते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन से। स्टीफन अपचयन में SnCl2 HCl यूज होता है बेटा। हाँ जी, और कार्बोनिल समूह में मिथाइलिन समूह में परिवर्तित होता है। कार्बोनिल समूह मिथाइलिन में परिवर्तित होता है। तो देखो मैंने बताया था रिडक्शन वाले, वुल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लेवेंसन रिडक्शन, ठीक है। चलो है ना, H2PD बेटा रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड अभिक्रिया है। हाँ जी, आगे बढ़ो।
नेक्स्ट हमारे पास pKa का न्यूनतम मान, देखो उल्टा होता है। देखो एक बात याद रखना, क्या कि जिसकी एसिडिटी बेटा, जिसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, उसका Ka वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, और उसका pKa वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अब इनमें सबसे अच्छा एसिड देख लो, उसका ही सबसे कम pKa होगा। सबसे अच्छा एसिड ये है क्या, नहीं। सबसे अच्छा एसिड ये है क्या, नहीं। सबसे अच्छा एसिड ये है क्या, नहीं। सबसे अच्छा एसिड ये है, क्यों, क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और जो NO2 ग्रुप है वो -I इफेक्ट शो करता है और -M भी शो करता है। तो -I -M इफेक्ट जो है इसकी एसिडिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। पर अभी आपको याद ही रखना है इस तरीके से इसको। आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देता है, तो हेक्सेन 3 ऑन जो है वो नहीं देता है, ठीक है। हाँ, CO प्लस HCl निर्जल AlCl3 किसका, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। कौन सी अभिक्रिया बेटा, गेटरमान कोच। कौन सी, गेटरमान कोच अभिक्रिया होती है ना। टॉलुइन जो है क्रोमल क्लोराइड के साथ क्या बनाता है, इटार्ड अभिक्रिया की बात चल रही। कौन सी अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। हाँ जी भाई, कौन है बेटा, एसिटाल्डिहाइड किसके साथ, तनु NaOH के साथ क्या क्या बनाता है ना, क्या बनाता है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन की बात चल रही है। क्या कर रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन की बात चल रही है। अब यही सांद्र NaOH के साथ तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। और लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस और Cl2 अगर ले लिया इसमें हमने, एस किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, तो इसको बोलते हैं हम लोग HBZ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, HBZ रिएक्शन। और ये तो एस्टरिफिकेशन है बेटा, क्या है, एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण है कि एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करोगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर, ठीक है। सोडा लाइम, ये सोडा लाइम वाली भी मीथेन डीकार्बोक्सिलेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अब बेंजोइक एसिड की सांद्र HNO3 और H2SO4, भैया ये NO2 जोड़ेगा, क्या करेगा, NO2 जोड़ेगा, ठीक है। 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, NO2 जोड़ेगा बेटा, NO2 का एडिशन, नाइट्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये जो है टॉलन रिएजेंट से बेटा सिल्वर मिरर बन रहा है, ठीक है। सिल्वर मिरर के साथ साथ ये भी बन रहा है प्रोडक्ट। बेंजोइक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है भाई, ठीक है। चलो, एक शब्द या वाक्य में फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को फॉर्मेलिन, इसमें 40% क्या होता है, इसमें 40% होता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। क्या होता है बेटा, क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है भैया, फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन। 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। चल, एल्डिहाइड किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। रजत दर्पण परीक्षण पता ही है, टॉलेंस रिएजेंट, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, है ना। एसिटाल्डिहाइड इसका सामान्य नाम है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है I2 प्लस NaOH। कीटोन का सरलतम सदस्य कौन है भैया, एसीटोन है। बेंजिल्डिहाइड में कौन सी गंध होती है, तो आमंड की गंध होती है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, पता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जिंक और Hg बेटा ये क्लेमेंसन रिडक्शन वाली रिएक्शन में रिएजेंट का काम करते हैं, ठीक है। अब अगला जो चैप्टर है वो है अमीन। अमीन कौन सा भैया, अमीन, चैप्टर नंबर 9। तो एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्न के द्वारा किया जा सकता है। कौन सी रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड, है ना। नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं, हाँ ये याद रखने ना, मीरवेन का तेल कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को। प्रबलतम क्षार, इसमें सबसे अच्छा क्षार कौन है बेटा, सेकेंडरी एमीन। कौन है, सेकेंडरी एमीन। जलीय विलयन में प्रबलतम क्षार तो डाइमिथाइल एमीन होता है। कौन होता है, डाइमिथाइल एमीन, ठीक है। ये क्या है बेटा, बोलो ये क्या है, एक तृतीयक एमीन है, बस ये लो, ये क्या है, तृतीयक एमीन है। इसका पीकेवी देखो, न्यूनतम पीकेवी किसका है, तो देखो जो सबसे अच्छा क्षार था उसी का पीकेवी सबसे कम होगा। क्यों, कि जो अच्छा क्या होगा बेटा, बेसिसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी, क्या इस बार बेसिसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका के भी ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, के भी ज्यादा होगा। और जिसका के भी ज्यादा होगा उसका पीके भी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, पीके भी कम होगा, उल्टा चलता है, ठीक है। हाँ जी, इसका आईयूपीएसी नाम बेटा 2 डिग्री एमीन है, तो क्या नाम होगा, बोलो क्या नाम होगा इसका, मेथिल एथिल, एन मेथिल
एथिल एमीन, एथेनामीन क्या हो जाएगा, एन मेथिल एथिल एथेनामीन। ठीक है, इस अभिक्रिया का एमाइड को एमीन में बदला जा सकता है भैया, हाफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन। ठीक है, एमीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है बेटा। ठीक है, ट्राई मिथाइल एमीन की संरचना कैसी होती है, पिरामिडल होती है। कैसी होती है, पिरामिडल होती है। ट्राई मिथाइल एमीन की बात कर रहे बेटा, ऐसा होता है। ट्राई मिथाइल एमीन मतलब ये लो CH3 CH3 और CH3। ठीक है, हाँ जी, तो कैसा हो गया, पिरामिडल शेप का हो गया। नाइट्रोबेंजीन की एनिलीन से रिएक्शन करा लो, नाइट्रोबेंजीन की एनिलीन से रिएक्शन करा लो। ठीक है, बदलने के लिए प्रयुक्त कौन सा विकल्प है, नाइट्रोबेंजीन को किस में बदलना है, एनिलीन में। तो मैंने फिर से बताया था आपको कि NO2 का जब भी रिडक्शन, बेटा कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास देख लो, सब 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 कुछ बताया, सब कुछ। ठीक है ना, सब कुछ बताया। ये भी बताया था कि NO2 से NH2 बनेगा। कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास देख लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जब भी NO2 का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, NH2 बनता है। जहां जहां NO2 होता है उसको रिडक्शन करके क्या होता है, NH2 बन जाता है। ठीक है, चल नाइट्रोबेंजीन, बेटा नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन किससे कर ली, देखो यही तो है वो नाइट्रोबेंजीन, मतलब इसमें NO2 होता है और ये क्या है बेटा, ये रिडक्शन करता है ना, ये चीज क्या करती है, रिडक्शन करती है। तो NO2 किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में। NH2 मतलब एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NO2 लगाता तो नाइट्रोबेंजीन, और बेंजीन के ऊपर NH2 लगाता तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनिलीन। खत्म। CH3 CH2 NH2 CH3 NHCH, है ना, क्या है बेटा, ये दोनों क्रियात्मक समावयवी है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, कहां में, भोपाल में। ठीक है, चल कौन सा कार्बेल एमीन परीक्षण नहीं देगा, तो बेटा 1 डिग्री एमीन देते हैं, है ना। तो देखो एथिल एमीन, मेथिल एमीन, है ना, और कौन सा एमीन, फेनिल एमीन। ये कौन से एमीन है सर, ये 1 डिग्री एमीन है। कौन से एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। तो ये सब देंगे, जो चौथे नंबर का है वो नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो 2 डिग्री एमीन है। खत्म। हाँ जी, एसिटामाइड के साथ क्रिया करके मेथिल एमीन कौन देता है, सोडियम प्लस NaOH प्लस Vr2। ये क्या देता है भैया, क्या देता है, मेथिल एमीन देता है। ठीक है, चल हाँ जी, इसको क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। एमाइड का रिडक्शन किसमें, क्या इसमें हो गया, एमीन में हो गया बेटा। इसका क्या करवा, HNO2 से रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, HNO2 से रिएक्शन करवा रहे, फिर PCl5 से करा रहे हो तो ये बन रहा है, फिर KCl से करा रहे हो, CN इधर चला जाएगा और ये KCl बना के निकल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा वहां तो क्या बनना है, हाँ जी, ये तो ये बन गया, पर यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, एल्कोहल। क्या यूज हो रहा है, एल्कोहल। चल एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 से, बेटा सेंड मेयर रिएक्शन है, ये क्या है, सेंड मेयर रिएक्शन है। ठीक है, हाँ जी, है ना, पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। एनिलीन का एनहाइड्राइड से, तो देखो है ना, पैरा पे नाइट्रो एनिलीन बनेगा बेटा। ठीक है, हाँ जी, मतलब ये वाला ग्रुप जहां भी हो बेटा, फिर से कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास में बताया है कि ये वाला जब भी ग्रुप होगा तो ये NO2 जोड़ेगा। खत्म। एनिलीन से एसिटिलाइड बन गया, और फिर उसके बाद पैरा ब्रोमो एसिलाइड बन गया, फिर उसके बाद क्या बनेगा, ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी बनेगा बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए एनिलीन की NaOBr से रिएक्शन कर लें। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है ना, एनिलीन एमाइड नहीं है, एनिलीन एमाइड नहीं है, अतः हाफमैन निम्नीकरण नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये वाली रिएक्शन होगी नहीं। खत्म। एथिलेमीन का आईपीसी नाम बेटा, एथिलेमीन का आईपीसी नाम एथेनामीन। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन एमीन का रासायनिक सूत्र, बेंजीन एमीन का रासायनिक सूत्र देख लो बेटा। ठीक है, चल आखिरी चैप्टर, ठीक है, आखिरी लड़ाई। अब हमारी जो लड़ाई है, हमने जो जहां शुरू की थी बेटा, कहां से शुरू की थी, हमने लड़ाई की थी भैया शुरू से, कि हमने पहले IMP रिएक्शन आपको बता दिए, IMP न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए, 100 IMP क्वेश्चन आपको दे दिए, पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको करा दिया, और फिर उसके बाद आया था कि भैया कि सर एक चीज छूट रही है वो और करा दो, तो फिर मजे आ, तो वो भी हम करा चुके हैं। हमने IMP ऑब्जेक्टिव्स भी करा दिए। क्या करा दिए बेटा, IMP ऑब्जेक्टिव्स भी करा दिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है बेटा, वो मैंने अपनी तरफ से कैसी करा दी, कंप्लीट करा दी है। कैसी करा दी है, कंप्लीट करा दी है।
अब आपकी बारी है फोड़ने की। क्या? आपकी बारी है फोड़ने की कि मैंने जितना मेहनत करना था बेटा इन 3-4 दिनों में, ठीक है ना? हाँ, इन 3 दिनों में तुम्हारी छुट्टी में 28 फरवरी से, ठीक है? देखो तुमने होली नहीं मनाई तो मैंने भी होली नहीं मनाई है बेटा। अगर 28 फरवरी से तुम लगे हुए हो तो तुम्हें पढ़ाने के लिए 28 फरवरी से मैं भी लगा हूँ, ठीक है? हमारे साथ बहुत लोग लगे हुए हैं, पूरी की पूरी केमिस्ट्री टीम लगी हुई ठीक है ना? पूरी की पूरी केमिस्ट्री टीम रात को 2-2 3-3 बजे तक क्या बना रही है? पीपीटी बना रही है, ठीक है? ये जो आज तुम्हें पीपीटी दिख रही है ये रात को 3 बजे बनाई, ठीक है ना? हमारे 2 साथियों ने बनाई है बेटा, एक अवंतिका मैम है, ठीक है ना? बेटा उनका थैंक यू बनता है, आप लोग पक्का उनको थैंक यू बोलना है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में पक्का थैंक यू लिखना। अवंतिका मैम ने पूरी पीपीटी बनाई है रात को 3 बजे तक, ठीक है? हाँ जी। और एक हमारे पास है दीक्षा मैम, ठीक है? तो दीक्षा मैम और अवंतिका मैम को भैया थैंक यू बोलना, है ना? कि उन्होंने रात को पीपीटी बनाने में मेरी हेल्प की तो मैं आज आपको पढ़ा पाया, ठीक है? तो इन 2 लोगों का थैंक यू बनता है, ठीक है? मैंने तो बोल दिया अपनी तरफ से, आपको भी बोलना है क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से बेटा हम यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा पाते हैं, ठीक है ना? अवंतिका, दीक्षा, इन लोगों की वजह से हम यहाँ पे खड़े होके इतना कुछ बोल पाते हैं, इतना कुछ पढ़ा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए इतनी बढ़िया-बढ़िया सी पीपीटी बना के देते हैं, ठीक है? तो इन दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद। आप आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है भैया? है ना? क्योंकि इनकी वजह से आपको क्या मिल पाई? इतनी बढ़िया-बढ़िया सी पीपीटी मिल पाई, ठीक है ना? आपने होली नहीं मनाई तो हमने भी होली नहीं मनाई। हमारे बच्चे अगर होली नहीं मनाएंगे तो हम भी होली नहीं मनाएंगे। चलो भाई, है ना? लास्ट हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से डाइसैकेराइड शर्करा है। डाइसैकेराइड शर्करा कौन होती है? सुक्रोज होती है बेटा। डाइसैकेराइड कौन होती है? सुक्रोज, है ना? मिल्क शुगर कौन होता है? मिल्क शुगर होता है लैक्टोज। कौन होता है? लैक्टोज। अल्फा हेलिक्स संरचनात्मक, अल्फा हेलिक्स संरचनात्मक, है ना, लक्षण किसकी वजह से होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से? पॉलीपेप्टाइडों की वजह से। आरएनए की संरचना होती है बेटा, आरएनए की संरचना कैसे होती है? सिंगल हेलिक्स। फिर बोलूंगा संपूर्ण रिवीजन वाली क्लास देख लो, सब कुछ पढ़ा दिया है, यही सब बताया उसमें। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण, है ना, मतलब उसमें क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्रोटीन में जो 2 अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में क्या होता है बेटा? 2 अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है? 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है? चल, न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं तो नाइट्रोजनस बेस और किससे? पेंटोज शुगर से, ठीक है? हाँ जी। सुक्रोज के जल अपघटन पे एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है ना? और किन एंजाइम को स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन? तो माल्टोज को किसमें बेटा? स्टार्च का माल्टेज में परिवर्तन कौन करता है? स्टार्च को माल्टोज में कौन परिवर्तन करता है? ठीक है, तो स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन माल्टेज एंजाइम करता है। कौन करता है? माल्टेज। यहाँ पे डायस्टेज गलत लिखा है बेटा, ठीक है? कौन सा एंजाइम करता है? माल्टोज करता है। क्या करेंगे? माल्टोज, ठीक है? हाँ जी। कौन सा एंजाइम करता है? माल्टोज करता है, तो उसको माल्टोज कर लेंगे बेटा, ठीक है? हाँ जी। कौन सा करता है? माल्टोज करता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े भैया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो है कि एमिनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनाए जाते वो क्या होते हैं बेटा? आवश्यक क्या अनावश्यक? अनावश्यक, ठीक है? आवश्यक जो शरीर में बनाए जाते हैं वो, जो शरीर में बनाए जाते हैं वो भैया मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए तो मेरे को आवश्यकता है ना, तो मेरी बॉडी को चाहिए, तो जो आवश्यक है वो बाहर से, और जो हमारी बॉडी में नहीं बनाए जाते वो कैसे होंगे? वो कैसे होंगे? आवश्यक होंगे, है ना? जो आवश्यक होंगे हमारी बॉडी खुद बना रही है तो हमको जरूरत ही नहीं है, तो वो अनावश्यक हो। स्टार्च की इकाई का बहुलक है बेटा अल्फा ग्लूकोज का। स्टार्च किसका? अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है? अगला, प्राणी स्टार्च के रूप में ग्लाइकोजन। आपने सुना होगा प्राणी स्टार्च के रूप में ना, एनिमल जो है ना, एनिमल्स किसके रूप में? एनिमल स्टार्च के रूप में किसको लेते हैं हम लोग? ग्लाइकोजन को लेते हैं, ठीक है? अगला, किस शर्करा को डेक्सट्रोज के रूप में यूज होता है? किसको? डेक्सट्रोज बेटा। डेक्सट्रोज कौन यूज होता है? ग्लूकोज डेक्सट्रोज के रूप में यूज होता है। विच एमिनो एसिड इज नॉट एन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है? तो ये वाली बात भी बेटा, ग्लाइसिन जो है वो कैसा होता है? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, ठीक है? हाँ जी। बसा में विलेय विटामिन, बसा में विलेय विटामिन विटामिन सी होता है। ADEK जो है, ADEK क्या होता है बेटा? ADEK सॉरी बसा में विलेय विटामिन
नहीं है। तो वसा में विलेय विटामिन कौन सा नहीं, विटामिन सी। कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित होता है, भैया थायमिन जो है वो डीएनए में उपस्थित होता है, आरएनए में नहीं होता है, वही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, रिक्त स्थान, कोशिका में नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है, कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है। प्रोटीन लगभग है ना कितने अमीनो अम्ल होते हैं बेटा, 20 अमीनो अम्ल होते हैं, टोटल 20 ही होते हैं। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन जल में अवले होता है, कैसा होता है, अवले। ग्लूकोज की जो 6 सदस्यीय वलय है उसको हम लोग बोलते हैं पायरेनोज। ठीक है, और सुक्रोज का जलावटन करने पर ठीक है प्लस और माइनस हो जाता है, इस उत्पाद को क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर। क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर। ग्लूकोज HI के साथ अभिक्रिया करके एनहेक्सेन देता है बेटा, और लैक्टोज शुगर जो है वो क्या है, दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर उसको बोलते हैं, है ना। सेलुलोज में ग्लूकोज इकाइयों के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, कौन सा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। याद रखना विटामिन डी एक जल में अविलेय विटामिन है, जल में कैसा है, अविलेय विटामिन है। ठीक है, चलो भाई आखिरी चीज जो हम आज खत्म करने वाले हैं वो है हमारे पास क्या, सही जोड़ियां। ठीक है भैया, ग्लूकोज जो है वो बेटा एल्डोहेक्सोजेस होता है। ठीक है, और दूसरे देख लो तब तक। ठीक है, हाँ जी, मोनोसेकेराइड में कौन आएगा बेटा, है ना, ये जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज दिख रहा है आपको, हाँ जी, नंबर तो लिखी नहीं, इनको लिख लो। चलो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये कौन सा नंबर है, 7 नंबर। ठीक है, चलो सबसे पहले ग्लूकोज बेटा, तो ग्लूकोज जो है एल्डोहेक्सोजेस होता है। विटामिन B12, विटामिन B12 क्या करता है भैया, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है ना, कोबाल्ट होता है। प्रोटीन है ना, प्रोटीन कौन सा आएगा, प्रोटीन फाइब्रिनोजन में आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, रक्त का तक्कर। विटामिन डी, विटामिन डी कहाँ होता है भैया, है ना, सुक्रोज मिला लो। चलो, सुक्रोज का होता है, सुक्रोज ये होता है भाई, है ना। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है भाई, है ना, फ्रक्टोज का क्या आएगा बेटा, जो है प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, प्रोटीन में क्या आ जाएगा, 3 नंबर पे फाइब्रिनोजन। ठीक है, हाँ जी, और कौन है, विटामिन डी है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है बेटा, ये लो। ठीक है, प्रोटीन केरेटिन प्रोटीन होता है, ये लो। ठीक है, जोड़ियां तो मिला ही लेते हैं। अब बचा क्या, एक हो गया, दो हो गया, तीन 2 बार हो गया, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 ये आएगा ना, 4 में आएगा फाइब्रिनोजन ये। ठीक है, हाँ जी, ये आएगा 4 नंबर में। ठीक है, हाँ, एक हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो जाओ, है ना। फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। ठीक है बेटा, चलिए, है ना, यही इंग्लिश में इस तरीके से ही जोड़ी बनाई जाएगी। ठीक है ना, जोड़ी तो सर ऊपर वाले बनाते बेटा, यहाँ वाली अपन को बनानी पड़ती। ठीक है, हाँ, ये पेपर में आएगी ना, इसको अपन को बनाना पड़ेगा, ये ऊपर वाले बनाने नहीं आएगा। ठीक है, चल, तो यहाँ पे हमने क्या खत्म कर दिया भैया, यहाँ पे हमने 10 चैप्टर के IMP ऑब्जेक्टिव्स खत्म कर दिए। क्या कर दिए, IMP ऑब्जेक्टिव्स, है ना, IMP ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हमने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। ठीक है ना, तो आपको मैंने बेटा कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी। ठीक है, हम 4 दिन से लगे हुए हैं, हम लोग 28 फरवरी से बेटा। ठीक है, तो मैंने 28 फरवरी से आज कितना मार्च है, 3 मार्च, 28 फरवरी से 3 मार्च तक आपने क्या कर लिया बेटा, हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया। कंप्लीट रिवीजन कैसे कर लिया, चाहे वो हमारे पास बेटा हम न्यूमेरिकल्स हो वो मैंने आपको पूरे दे दिए, प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है, चाहे आपके पास क्या हो बेटा, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे रिएक्शंस हो, चाहे कंप्लीट रिवीजन हो, और चाहे IMP ऑब्जेक्टिव्स हो, सब की सब, चाहे 100 IMP क्वेश्चन हो, सारी की सारी चीजें आपको क्या हो गई हैं, मिल गई हैं। ठीक है ना, तो आपने भी बेटा होली में बेटा इतनी पढ़ाई करी, उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया। जो बच्चा होली में पढ़ सकता है ना बेटा, जो बच्चा होली के टाइम पे बेटा बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकता है, वो फिर कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बढ़िया ये वाली जो होली है बेटा, वो आपको हमेशा याद रहेगी कि ये वो होली है जिसमें हमने बहुत सारी पढ़ाई करी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्योंकि होली तो हर साल आनी है बेटा, अगले साल मना लेना है। ठीक है, 12th क्लास वाली होली जो है वो स्पेशल होली थी, है ना, इसमें हमने केमिकल्स के रंग से होली खेली। किससे खेली, इसमें हमने केमिकल से होली खेली ना, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ के। ठीक है, केमिकल्स के साथ होली खेली, बट पूरा ऑर्गेनिक पढ़ के होली खेली। ठीक है, चलिए, तो आपका एग्जाम बढ़िया जाए,
है ना, उसके लिए बढ़िया आपको बेटा क्या, बढ़िया आपको बेटा बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है नहीं, बढ़िया आपका एग्जाम जाए उसके लिए ऑल द बेस्ट, है ना, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से एग्जाम लिखना, टेंशन मत लेना, जितना हम पढ़ सकते थे 3-4 दिन में वो हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। अगर आप साल भर से पढ़ रहे थे बेटा तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन आप अभी अभी भी पढ़ना चालू कर दिए तो भी आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर साल भर से पढ़ रहे थे तो फिर तो मजे ही मजे, है ना। साल भर से पढ़ने में क्या फायदा होता है, मजे क्या होते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमें आती हैं, बस उनका रिवीजन हमको चाहिए होता है, जो कि हमने 3 दिनों में कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो मैं पूरबगिरी गोस्वामी लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलेंगे किसी और खूबसूरत सी क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।